चलिए खैर, 19 तारीख को ना अलावेंस और रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो अभी कल हमने वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार करा था। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार वाला परक्यूजिट क्या था? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब जो आपका 50,000 पर एनम कमा रहा हो, या फिर जो डायरेक्टर हो, या फिर जो कंपनी में 20% और मोर इंटरेस्ट हेल्ड करता हो, आइदर इंडिविजुअली या फिर मिलाकर के अपने रिलेटिव के साथ में। रिलेटिव कौन? स्पाउस, चिल्ड्रन। अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं 20% और मोर इक्विटी को। तो अगर आप ये हेल्ड करके रखते हो तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाओगे, ठीक है। 50,000 पर एनम और तीनों में से कुछ भी अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाओगे कंपनी के, ठीक है। ध्यान रखना 20% इक्विटी, डायरेक्टर 50,000 पर एनम, तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो कार वाले केस में फर्स्ट एंड सेकंड केस आपके लिए लगेगा, वो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए लगता है। और जो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाला केस क्या है? गाड़ी एम्प्लॉय की मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉयर, वो लगता है सारे एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। हाँ कुणाल, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, मेंटेन भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है। पर्सनल गाड़ी पर्पस क्या है? गाड़ी का पर्सनल पर्पस है गाड़ी का। तो गाड़ी खरीदी भी इसने तो डेप्रिसिएशन, मेंटेन भी यही कर रहा है तो मेंटेनेंस कॉस्ट, ड्राइवर का भी पैसा आ जाएगा जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ड्राइवर का, क्योंकि ये तुम्हारा बच रहा है। बोथ पर्पस के लिए अगर होगी तो स्टैंडर्ड लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने 1800-2400 की लिमिट दे रखी है। इस लिमिट में ही आप टैक्सेबल करोगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर चाहे फिर कुछ भी हो, मतलब ही नहीं है। ड्राइवर का फिक्स 900, बोथ के केस में स्टैंडर्ड लिमिट बता रखी है। पर्सनल के केस में कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है, जितना खर्चा आपका बच रहा है वो खर्चा टैक्सेबल कर देंगे। और इधर डेप्रिसिएशन क्यों आता है? क्योंकि डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर ने क्लेम कर लिया होगा, एम्प्लॉयर फायदा ले रहा है ना उसका, तो आपके लिए टैक्सेबल कर देंगे। आपके लिए भी उसको थोड़े ना छोड़ेंगे, दो दो जगह फायदा थोड़े ना देंगे एक ही अमाउंट का। आपके लिए टैक्सेबल कर रहे हैं और एम्प्लॉयर के लिए डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा उसको, क्योंकि वो गाड़ी बिजनेस पर्पस के लिए दे रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स का एक बस ये इतना सा लॉजिक समझ लो कि कोई भी इनकम दो जगह टैक्स नहीं होती है और किसी भी इनकम पे दो जगह एग्जेम्पशन भी नहीं मिलती है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इसका बेनिफिट दो जगह जा रहा है तो वो कभी भी दो जगह बेनिफिट नहीं देगा, वो किसी एक के लिए उसको टैक्सेबल कर देगा, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 26। कल मैंने शायद एक नोट भी अपन ने रीड कर लिया था कि अगर एक से ज्यादा गाड़ी दी है फॉर पर्पस अदर देन बोथ, तो हम एक गाड़ी को तो बोथ मान लेंगे और बाकी गाड़ी आपकी पर्सनल ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो। हाँ विजय वाला, मिस्टर, अच्छा क्वेश्चन है ये, पहली बात है ना, क्वेश्चन अच्छा है। मिस्टर विजय हैज बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कार फैसिलिटीज। गाड़ी किसने प्रोवाइड करी है? एम्प्लॉयर ने। अगर आप लॉगबुक मेंटेन करते हो तो जितना परसेंट आपके एम्प्लॉयर ने सर्टिफाई कर रखा है ना कि इतना खर्चा बिजनेस पर्पस का है, उतने खर्चे की डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ने आपको, मैं क्वेश्चन से ही ले रही हूँ, एम्प्लॉयर ने आपको 50,000 रुपए दिए गाड़ी के खर्चे के। इस 50,000 में से 80% जो खर्चा है वो बिजनेस पर्पस के लिए है, तो 80% एक्सपेंडिचर लेस हो जाएगा, रिमेनिंग जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा
अगर आप प्रॉपर लॉगबुक मेंटेन करते हो तो, वरना यहीं अगर ये लॉगबुक मेंटेन नहीं करता तो फिर जो भी स्टैंडर्ड लिमिट दे रखी है तो होगा। और लॉगबुक वाला केस किस में आएगा? बोथ पर्पस में ही आएगा। पर्सनल में तो लॉगबुक मेंटेन करनी नहीं है, दूसरा ऑफिशियल में भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये केवल किस में आएगा केस? बोथ वाले में ही आएगा। ओके, डन। समझ आया सबको? कार वाला परक्यूजिट समझ आया ना? मैम पर्सनल में क्यों नहीं? पर्सनल में क्यों लॉगबुक मेंटेन करनी है? पर्सनल के लिए तो जो खर्चा लग रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होएगा ना। उसमें तो आपको पता ही है ना कि खर्चा पूरा ही पर्सनल पर्पस के लिए हो रहा है। ओके ओके। हाँ, बोथ में तो प्रॉब्लम इसलिए आई कि पता नहीं है कि कितना ऑफिस के लिए हो रहा है, क्योंकि जितना ऑफिस के लिए होगा वो आपको डिडक्शन देगी गवर्नमेंट, इसलिए बोथ में लॉगबुक मेंटेन करनी होती है। बिल्कुल बताएगा। वो एम्प्लॉयर जब सर्टिफाई करता है ना, तभी जाकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो लॉगबुक और दूसरा एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट कि इतना % ये गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के काम में आई है। ये दो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तभी जाकर के आपको हायर डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, चलिए। मिस्टर विजय हैज बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कार फैसिलिटीज बाय किशन लिमिटेड हिज एम्प्लॉयर। गाड़ी किसने दी है? एम्प्लॉयर ने दी है, मतलब कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर की कैटेगरी में जाएगा। ऊपर के दो मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होंगे, समझ रहे हो? ये ऊपर के दो कैटेगरी में जाएगा, यानी कि केवल स्पेसिफाइड, क्योंकि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ये स्पेसिफाइड के लिए ही होता है। ओके, अभी कितनी गाड़ी दी है? 3, तीनों की तीनों ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। क्या यूज है? यूज्ड फॉर, ये दोनों गाड़ियां तो ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पस। सी वाली गाड़ी इसको दे दी पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसके पास एक से ज्यादा गाड़ी है, एक से ज्यादा गाड़ी है तो आपको अलग अलग ऑप्शन रखना पड़ेगा, ठीक है। सी वाली तो ऑलरेडी पर्सनल की है, अब आपको इन दोनों में से किसी एक को पर्सनल करना पड़ेगा। पहले कार ए को पर्सनल मान लो, फिर कार बी को पर्सनल मान लेना। भाई देखो इधर क्या बोला, इफ मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड फॉर पर्पज अदर देन पर्सनल प्लस ऑफिशियल, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होगी? वन कार शैल बी टेकन एज बोथ एंड फॉर अदर्स पर्सनल। अगर आपको एक से ज्यादा गाड़ी प्रोवाइड करी गई है, आप एक ही को बोथ पर्पज मान सकते हो, बाकियों को आपको क्या मानना पड़ेगा? पर्सनल मानना पड़ेगा। जैसा आप हाउस प्रॉपर्टी में करते थे ना, मैक्सिमम 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकियों को डीम्ड लेट आउट, वैसा ही इधर डीम्ड पर्सनल ट्रीट करना है, ठीक। चलिए, कॉस्ट ऑफ द कार क्या चीज? वापस, अगर आपको 3 मतलब अगर आपको एक से ज्यादा गाड़ी दी गई है तो आपको किसी एक गाड़ी को ही पर्सनल ट्रीट करना है, उसके अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं वो पर्सनल मानी जाएगी। हाँ, केवल एक गाड़ी बोथ होगी, बाकी सारी की सारी पर्सनल, और वो पर्सनल आप अपने मन से अज्यूम करोगे, जिसमें भी आपका टैक्सेबिलिटी कम आएगी ना उसको आप मानोगे, ठीक है। बाकी और इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। यूज्ड फॉर दे रखा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द कार आपको इधर दे रखी है, कॉस्ट क्यों दे रखी है? डेप्रिसिएशन के लिए, पर्सनल में डेप्रिसिएशन चाहिए रहता है ना, इसलिए। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, तो ये दोनों गाड़ियों में तो एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है, मतलब पहली 2 गाड़ियां ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है। इसमें से अगर आप दोनों में से किसी को पर्सनल लेते हो तो क्या आएगा? डी प्लस एम, डेप्रिसिएशन भी और मेंटेनेंस भी।
तीसरी जो गाड़ी है वो मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय, तो केवल डेप्रिसिएशन। मेंटेनेंस तो खुद कर रहा है, तो खुद ही खर्चा इनकर कर रहा है, वो तो टैक्सेबल होगा नहीं। अब गाड़ी की कैपेसिटी दे रखी है आपको, तो अप टू 1600 सीसी तो 1800 या 600, 600 वाला तो कह रही है केस ही नहीं है। अप टू 1600 सीसी तो 1800 या 600, और अबव 1600 सीसी 2400 या 900। ड्राइवर की कोई बात नहीं करी है, तो ड्राइवर का पैसा हम नहीं कंसिडर करेंगे। केस ए, मिस्टर विजय holds 17% of equity share capital and 30% of preference share capital, and his wife holds 13% equity share capital of the same company. During the year salary other than perquisite is 40,000. तो मिस्टर विजय कितना होल्ड करके चलते हैं? मिस्टर विजय 17% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करके चलते हैं। क्या मिस्टर विजय सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं क्या? मिस्टर विजय का तो नहीं है ना, मिस्टर विजय का इंडिविजुअली देखो अगर इसके अंदर, तो उसका नहीं है, टोटल एग्रीगेट हो रहा है, पर परक्यूजिट के लिए आप इसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी तो देखोगे ना, वो नहीं है। तो इसका मतलब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है अभी तो। वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हम हर जगह दोनों का देखते हैं, पर अगर आप इसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलोगे ना, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए 20% और मोर। आपका खुद का भी तो कंपनी में स्टेक 20% और मोर होना चाहिए। बाकी जगह आप जहां पर भी देखोगे वहां टुगेदर और मतलब इंडिविजुअली या फिर दूसरे के साथ मिलाकर के सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आता है पूरे इनकम टैक्स में। पर इधर मिस्टर विजय 17% होल्ड करते हैं और वाइफ 13% होल्ड कर रही है सेम कंपनी की, क्योंकि विजय का नहीं है इसलिए ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, और अदर देन परक्यूजिट भी पैसा कितना है? 40,000, 50 होने चाहिए थे। सेकंड वाले में 25%, तो मतलब ये तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। चलो करो एक बार ट्राई इस क्वेश्चन को। नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है, तो ऑल एम्प्लॉयज के केस में तो केवल एक ही जगह टैक्सेबिलिटी आती है अगर गाड़ी एम्प्लॉय की हो। तो गाड़ी एम्प्लॉय की है ही नहीं, तो केस 1 को तो इग्नोर ही करना है अपने को। केस 1 कब आता है? नॉट स्पेसिफाइड वाला कब होता केस? जब गाड़ी एम्प्लॉय की होती। गाड़ी तो एम्प्लॉय की है ही नहीं ना, इग्नोर, टैक्सेबल ही नहीं है, नॉट टैक्सेबल। ये देखो ऑल एम्प्लॉयज के लिए कब होता है? जब गाड़ी एम्प्लॉय की होती है। गाड़ी अगर एम्प्लॉय की हो तो आप करोगे, तो आप इसके नोट डाल करके लिख के आओगे, सिंस इन केस 1 he is not a specified employee and owner of the car is employer, so this perquisite is not taxable for Mr. Vijay. तो केस ए तो खत्म हो गया, अब केवल केस बी एग्जिस्ट करता है। अब तो सॉल्व कर सकते हो केस बी। 3 गाड़ियां हैं, आप केवल एक ही गाड़ी बोथ पर्पस के लिए ले सकते हो, तो बाकी 2, एक तो ऑलरेडी पर्सनल है, सी पे तो सवाल ही नहीं है, सी तो ऑलरेडी पर्सनल है। देखो ऑप्शन 1, सबसे पहले ऑप्शन 1 लेते हैं, कार ए, कार बी और कार सी। कार सी तो ऑलरेडी पर्सनल है,
ये तो हो गई आपकी पर्सनल। ठीक है, अब आप पहले किसी एक को, ए और बी में से भी आप किसी एक को क्या मान लो, पर्सनल मान लो अपन बी को भी पर्सनल मान लेते हैं। तो ये हो गई बोथ पर्पस वाली। ठीक है, पर्सनल पर्पस के केस में गाड़ी किसकी, एम्प्लॉयर की, एक्सपेंडिचर भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो कार एम्प्लॉयर कर रहा है, कार बी में, कार बी में एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है, एम्प्लॉय नहीं कर रहा है। ये रहा एम्प्लॉयर कार बी। ठीक है, तो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस। कार बी के केस में क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस। कितना अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस का, 1,10,000। ठीक है, ऐसे ही कार सी के लिए आप कंप्यूट करो। कार सी केवल डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि मेंटेनेंस तो वो खुद ही कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 20,000, ओनली डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि इधर खर्चा तो ये खुद इनकर कर रहा है, एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है। पीछे सबको समझ आ भी रहा है क्या? हाँ, अब बिना ऐसे देखो रिएक्शन देना होता है ना, मेरे को बिना आपके रिएक्शन के समझ नहीं आएगा कि तुमको समझ भी आ रहा है क्या। ऐसे बस ऐसे स्टैचू थोड़ी हो जाना है। ठीक है, अभी कार ए बोथ पर्पस की है। बोथ पर्पस में आपको जो स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट क्या होगी, पहली बात तो ये अबव, कार बी को हम बोथ लेकिन मान नहीं सकते ना, क्योंकि आप दो बोथ नहीं ले सकते, बोथ आप एक ही ले सकते हो गाड़ी। दो गाड़ियां आपको बोथ पर्पस के लिए दे रखी है, पर इनकम टैक्स नहीं अलाउ करता। इनकम टैक्स केवल एक ही गाड़ी बोथ पर्पस के लिए अलाउ करता है। तो हमने ऑप्शन 1 में बी को पर्सनल अज्यूम कर लिया। अब कार वन मेंटेन भी एम्प्लॉयर कर रहा है और कार 1 है भी एम्प्लॉयर की ही। पहला वाला केस अबव 1600 सीसी 2400 पर मंथ। ठीक है, तो 2400 इंटू 12 28,800, 2400 इंटू 12 28,800। टोटल टैक्सेबिलिटी कितनी आ रही है, टोटल टैक्सेबल 15 28,800 1,10 और 20,000 158,800। ये ऑप्शन 1 में टैक्सेबिलिटी आ रही है टोटल। इसी तरीके से ऑप्शन 2 कंप्यूट करो। अब तो कर सकते हो, एक आइडिया तो मिल गया। सेम अब इसी तरीके से ऑप्शन 2 कंप्यूट करना है आपको। उसमें आप कार ए को पर्सनल मानोगे। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। एक 10,800 देखो, एक 21,600। ऑप्शन 2 कार ए, कार बी, कार सी। कार सी का तो माजरा वही रहेगा 20,000। इसमें तो केवल और केवल डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि तो ऑलरेडी पर्सनल की है। अब आप कार ए को भी अगर पर्सनल मानो तो इसमें आएगा डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस। बिल्कुल 30,000 ये और 50,000 ये, 80,000।
कार बी को आपको ट्रीट करना है, कार बी है आपकी बोथ पर्पस की, लेकिन 1600 सीसी से कम है, बोथ पर्पस है 1600 सीसी से कम, तो 1800 पर मंथ। 1800 पर मंथ का मतलब, हाँ 12 करोगे आप तो इसका आ गया 21,600। डन। अब इधर ये आपका आंसर है, कोई गड़बड़ हुई है तो वो आप देख लो किस वजह से हुई है, क्या करा है। 1,21,600। एक 21,600। समझ आया सबको? मैम ये कैलकुलेशन वाइज तो ये समझ नहीं आ रहा। हम्म assume हमने अज्यूम ये इसलिए करा क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स हम दो गाड़ियां बोथ पर्पस के लिए थोड़े ना काम में ले सकते हैं। आप एक जनरली भी सोचो, मतलब अगर हम इनकम टैक्स को एक बार के लिए साइड कर दें, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको ऑफिस से घर आने जाने के लिए और कोई दूसरे काम के लिए भी मैक्सिमम कितनी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है? एक गाड़ी सफिशिएंट होगी ना? तो आप दो गाड़ियां क्यों बोथ पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हो? आपका एम्प्लॉयर आपको दो गाड़ियां बोथ पर्पस के लिए क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको ये बेनिफिट देना मतलब एम्प्लॉयर ने बिजनेस के लिए खर्चा करा है। देखो इसको ना दोनों पर्सपेक्टिव से सोचो, ये आपका एम्प्लॉयर है, इसको भी तो टैक्स पे करना होगा, इसकी इनकम जाती है पीजीबीपी हेड में, ठीक है। ये आपको एम्प्लॉय को अगर शो करता है कि मैंने इसको बोथ पर्पस के लिए दो कार प्रोवाइड करी है, तो ये दो गाड़ी का बेनिफिट क्लेम कर लेगा ना, ये ज्यादा एक्सपेंस क्लेम कर लेगा अपने पीएनएल के अंदर। अच्छा जबकि मैम, मतलब फिर उसको टैक्स कम। बिल्कुल एम्प्लॉय को दो गाड़ियों की जरूरत ही नहीं है, एम्प्लॉय को क्यों दो गाड़ियां दे रहे हो आप? जरूरत तो उसको केवल एक ही गाड़ी की है ना। तो मैम फिर अब ये जो दो टैक्सेबल, अब इस इसमें टैक्स से आपके लिए जो बेनिफिशियल है, आपके लिए जो बेनिफिशियल है मतलब ये वाली कम है ना टैक्सेबल, तो आप ये वाला ऑप्शन क्लेम कर लो। सब हाँ अपना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हाउस प्रॉपर्टी में देखते हैं ना आपका बेनिफिट, वैसा ही इधर भी इनकम टैक्स ने बोल दिया कि आप अपना बेनिफिट देख लो। ओके मैम। चलो ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ से देखना होता है हमको, एम्प्लॉयर भी तो अपना पीएनएल उधर मेंटेन कर रहा है, और ऑफिस के नाम पर वो क्या कुछ भी अनशंट खर्चा दिखा देगा क्या? नहीं, जो चीज भाई वाजिब है, जो वैलिड है, वो खर्चा दिखाओ। आप दो गाड़ियां क्यों बोथ पर्पस के लिए देनी है? इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट परक्यूजिट करते हैं। नेक्स्ट परक्यूजिट मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी आप 50,000 से ज्यादा कमा रहे हो, आप डायरेक्टर हो, आप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करके रखते हो किसी भी कंपनी में। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, अब सब्सटैंशियल बोला और सब्सटैंशियल को बोला जाता है 20% और मोर। बाकी जगह गिनते हैं, इसके लिए नहीं गिनेंगे, सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए नहीं गिनते हैं। हाँ तो प्रेफरेंस नहीं, वाइफ के पास भी इक्विटी था 13%, उसके पास कित दोनों को मिला करके, अगर दोनों का मिलाकर के देखते तो 30% बन रहा था ना, तो नहीं देखना ना दोनों का मिलाकर के।
हम तो परक्यूजिट आपको दे रहे हैं ना, परक्यूजिट किसको देती है कंपनी? अपने एम्प्लॉय को, तो वो केवल एम्प्लॉय का होल्ड देखेगी, एम्प्लॉय का 20% से कम है तो आपके लिए स्पेसिफाइड नहीं हो। इनकम टैक्स में जो अदर प्रोविजंस है ना, वो अदर प्रोविजंस होल्ड देखते हैं क्यूमुलेटिव। जैसे आप जब क्लबिंग पढ़ोगे तो एक साथ देखते हैं आपका, वाइफ का और इन सबका मिला करके, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल फैसिलिटी। नेक्स्ट परक्यूजिट 10 नंबर, क्योंकि एमसीक्यू में भी आता है और एक कोई क्वेश्चन जो टोटल इनकम का आएगा उसमें भी सैलरी आ जाता है, ठीक है। सैलरी को तो कोई छोड़ के जाने का सोचता ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो पीजीबीपी शुरू होगा, वो पीजीबीपी से आपको सैलरी की अहमियत पता लगेगी। बड़ा है बस, हाँ लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेंदी है बहुत ज्यादा, बहुत सेक्शंस हैं और बहुत सारे प्रोविजंस हैं उसके अंदर। खैर अभी जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होती है। मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको देखना है कि ट्रीटमेंट कहां लिया है, ट्रीटमेंट इंडिया में लिया है, प्लस अगर ट्रीटमेंट आपने लिया है ऐसे हॉस्पिटल में जो कौन मेंटेन करता है, एम्प्लॉयर। मान लीजिए आपकी नौकरी रिलायंस में लग गई और उन्हीं का जो वो हॉस्पिटल है, उनकी माताश्री के नाम से है ना, पता नहीं, कोकिला बेन हॉस्पिटल, कोकिला माता जी का, हाँ रसोड़े में कौन था? कुकर में चना था, ऐसा ही कुछ था वो, है ना। चलो खैर वो जो भी था, रसोड़ा गया तेल लेने। इधर पढ़ो, हॉस्पिटल अगर एम्प्लॉयर का है फ्री, फ्री परक्यूजिट, टैक्सेबिलिटी नहीं है कुछ में, एग्जेम्प्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, मतलब इनकम टैक्स भी नहीं मान रहा उस चीज को, ठीक है। टैक्स फ्री परक्यूजिट है वो, अगर हॉस्पिटल किसका है, एम्प्लॉयर का। दूसरा, आप इलाज करवा रहे हो सरकारी हॉस्पिटल में अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक कार्ड मिलता है सीजीएचएस का, हाँ बिल्कुल, राजस्थान एंड सेंट्रल, मतलब आपका स्टेट का है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कार्ड मिलता है उनको, उस कार्ड के थ्रू आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ठीक है। या आप कोई प्रेस्क्राइब्ड डिजीज, अब ये प्रेस्क्राइब्ड डिजीज होती है भयानक बीमारी, कैंसर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस को भी काउंट कर लेते हैं इसके अंदर, तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है ना, उनका अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीसीआईटी, या फिर कोविड-19 का इलाज करवा रहे हो तो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, सम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर, खुद बताएगा क्वेश्चन में, बहुत सारी लिस्ट है कि ये हॉस्पिटल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव कर रखे हैं, आपको क्वेश्चन में खुद ही बताएगा कि ये हॉस्पिटल अप्रूव्ड है। जनरली ये सारे अप्रूव्ड होते हैं, जो डिस्पेंसरीज होती है ना, या जितने भी सरकारी अस्पताल है, उनके अलावा अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो वो भी अप्रूव करवा लेते हैं। जैसे मान लो आज दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, अगर उसको अप्रूव कर रखा है और आप उसमें इलाज करवाने का पैसा आपका एम्प्लॉयर देता है तो वो पैसा आपके लिए एग्जेम्प्ट है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, ठीक है। सीसीआईटी ने अगर अप्रूव करा है तो, मतलब इन शॉर्ट एग्जेम्पशन कब होगी, या तो हॉस्पिटल किसका, हॉस्पिटल ही एम्प्लॉयर का है, या फिर हॉस्पिटल सरकार का है, आप सीजीएचएस स्कीम में जा रहे हो,
आप कोई डिस्पेंसरी में इलाज करवा रहे हो, डिस्पेंसरी भी बिकॉज किसकी होती है, गवर्नमेंट की ही होती है। आप कोविड-19 का ट्रीटमेंट करवा रहे हो या आप कोई ऐसी भयानक बीमारी का ट्रीटमेंट करवा रहे हो इन अ हॉस्पिटल जिसको इनकम टैक्स ने अप्रूव कर रखा है। कौन से हॉस्पिटल्स अप्रूव्ड हैं ये हमको क्वेश्चन बताएगा, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, हमको ये याद करने से मतलब नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है, जिसको अगर आपको ए कैटेगरी याद हो तो स्टाफ मेडिकल इंश्योरेंस भी पढ़ा था हमने एग्जेम्प्टेड में, वो ग्रुप या स्टाफ मेडिकल इंश्योरेंस एक ही होता है। आपका एम्प्लॉयर एक साथ इकट्ठा सारे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा देता है, वो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, इसका जो इंश्योरेंस पे करा वो भी एग्जेम्प्ट है। जो प्रीमियम है एक्सीडेंटल पॉलिसी का, शायद मैंने इसमें बैंगल्स का एग्जाम्पल दिया था, बैंगल इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो या फिर कोई कोल माइंस में आप काम करते हो तो बहुत एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर आपका एक्सीडेंटल पॉलिसी भी करवा के रखता है। ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है। ठीक है, इन सब पे टैक्स नहीं लगेगा, बस शर्त है इलाज कहाँ हो रहा है, इंडिया के अंदर। अब अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इंडिया में हो ही नहीं सकता है तो फिर बात अलग है, फिर हम अलग बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट अगर आउटसाइड इंडिया है, तब ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया है तो देखो बाहर जाने के क्या क्या खर्चे होंगे। पहला तो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, राइट। दूसरा बाहर रहने का खर्चा होगा। तीसरा आने जाने का खर्चा होगा। इन तीनों खर्चों पे इनकम टैक्स ने बोला है कि जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है और जो रहने का खर्चा है वो तो आरबीआई की लिमिट तक एग्जेम्प्ट है। इलाज का और रहने का खर्चा आरबीआई की लिमिट तक एग्जेम्प्ट है, हर बार स्पेसिफाई करता है, हर डिजीज के लिए भी अलग अलग स्पेसिफाई करता है कि इतनी लिमिट है इसके लिए। बिल्कुल देख ही रखेगा ना, ये हमको ये चीजें तो हमको कैसे पता होगी, ये तो क्वेश्चन ही बताएगा कि इतनी लिमिट आरबीआई ने दे रखी है। ठीक है, इलाज का खर्चा, रहने का खर्चा आरबीआई की लिमिट तक एग्जेम्प्ट है। अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो जितना एक्सेस है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो आपको मिल रहा है 3 लाख, आरबीआई ने लिमिट दे रखी है 2 लाख, तो 1 लाख आपके लिए क्या हो गया, टैक्सेबल। ठीक है, अभी आने जाने का खर्चा, देखो आना जाना ना कोई बहुत ज्यादा महंगा खर्चा है नहीं। ठीक है, अब अगर आपका कोई घर का आदमी बीमार ही है तो आना जाना बहुत ज्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। ठीक है, हद से हद क्या पड़ेगा आपका 50,000 80,000, एमरजेंसी में भी अगर आप बनवाते हो तो आपकी 80,000 तक की टिकट बन जाएगी, भयंकर इमरजेंसी में बनवाते हो, एयरलाइन में तत्काल बनवाते हो तो। ठीक है, हाँ हाँ, देखो 1 अटेंडेंट लिखा है ना, ये रहा लिखा है, सब समझता है इनकम टैक्स, इंसान की बनाया ही इंसान ने है तो इंसान की भावनाओं को तो समझेगा। ऊपर भी देखो 1 अटेंडेंट है, और इलाज भी केवल खुद का नहीं, किसी फैमिली मेंबर को भी बाहर ले जा सकते हो इलाज, उसके इलाज के लिए। जैसे मान लो आज आपके घर में कोई बीमार है और उसका इलाज बाहर होना है, आपका पैसा अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो भी आप इसमें क्लेम कर सकते हो। अभी आने जाने के खर्चे के लिए सरकार पूछती है गरीब आदमी हो, गरीब आदमी हो, गरीब आदमी हो मतलब अगर आपकी जीटीआई 2 लाख से कम है, ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपकी 2 लाख से कम है, 2 लाख से कम है मतलब आप गरीब आदमी हो। गरीब आदमी हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, नहीं तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। wholly exempt if the GTI before including said travel expenditure is 2 lakh या उससे कम। हाँ, ठीक है, समझ आया। इंडिया में इलाज करवा रहे हो
सरकारी अस्पताल, एम्प्लॉयर का अस्पताल, डिस्पेंसरी, कोविड-19, CGHS या इनकम टैक्स ने अप्रूव कर रखा है हॉस्पिटल को, एग्जेम्प्ट। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एक्सीडेंटल एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये सब एग्जेम्प्टेड है। इंडिया के बाहर इलाज करवाने जा रहे हो, 3 चीजें हैं, रहने का खर्चा, इलाज का खर्चा। रहना आपका और आपके एक अटेंडेंट का। तुम तो हो तो तुमको साथ ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना, है ना भाई? तुम तो भाई बीमार हो, अभी तो करके कैसे चलोगे? या अगर कोई दूसरा जो बीमार है वो भी अकेला कैसे जाएगा? कोई तो सहारा चाहिए। तो वो एक सहारा उसके रहने का और मेडिकल का खर्चा तो बीमार का ही लगेगा ना, सहारे का थोड़ी लगेगा। तो ये होता है अप टू RBI लिमिट, और जो RBI की लिमिट तक वो है एग्जेम्प्ट है। और जो आपका ट्रैवल का खर्चा है वो पूछते हैं गरीब हो, गरीब मतलब 2 लाख कमाते हो साल भर का, एग्जेम्प्ट। गरीब नहीं हो, टैक्सेबल फुल्ली, यस। GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। फैमिली का मतलब होता है स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी, क्लिनिक या नर्सिंग होम भी आएगा। मेडिकल अलाउंस ऑलवेज टैक्सेबल होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।